स्टूडेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, तो मैं आपको बता दूं क्लास 12th मैथ में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर से सर आपके हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पूरे मैथ का सबसे लॉन्ग चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आप एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में हमारे पास दे रखा है 7 - 6x - x² dx का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हमें इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको मतलब क्वेश्चन दे रखा है ना, आप इसको क्या करिए i के बराबर मान लीजिए। i से क्या होता है सर, i से होता है इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू पूरे क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं जो कि दे रखा है 7 - 6x दे रखा है और माइनस का x² दे रखा है और यहाँ से dx दे रखा है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको i के बराबर मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो अगर हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में। अगर देखो हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं, पहले तो लिखा 7, उसके बाद देखो अगर हम लोग माइनस को यहाँ से कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 6x प्लस का x² हो जाएगा, यही बचेगा ना हमारे पास, और यहाँ से लिख दिया dx। अब हमें क्या करना है, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा और आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या अप्रोच लगाना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो जैसे कि देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए पहले तो हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आएंगे, तब इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से लिखा 1/रूट में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे 7 माइनस, इसको देखो हम लोग लिख देंगे 6x प्लस x²। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें एक बार 9 को ऐड कर दें, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी कि एक बार 9 को जोड़ दें और एक बार घटा दें, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ से हमने क्या किया, एक बार 9 को जोड़ा और एक बार 9 को घटाया। अब सर ये कैसे पता चलेगा हमें, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें क्या जोड़ना चाहिए क्या घटाना चाहिए, जिससे कि एक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि x+3 के होल स्क्वायर को, अगर मैं आपसे कहूँ x+3 का होल स्क्वायर है, आप इसको a+b के होल स्क्वायर से ब्रेक करो तो आप लिखोगे x² यानी कि a² प्लस b² और प्लस का 2ab, यही तो लिखोगे। प्लस का 2ab का मतलब क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे 6x। 2 मतलब देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो 6 हो गया और x हो गया, तो यही तो आएगा आपका जब आप x+3 के होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे a+b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो आएगा x² + 9 + 6x आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे x² से और x² प्लस का 9 और प्लस का 6x, देखो ये सारे क्या हैं, आगे पीछे हैं लेकिन है तो प्लस में ही ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। कितने फॉर्म को, -9 को छोड़ करके बाकी की ये जितने भी टर्म है यहाँ से यहाँ तक के, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ से लिखा 7 माइनस इतने फॉर्म को 6x प्लस x² प्लस 9 को हम लोग लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास था -9, लेकिन ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो मल्टीप्लाई भी तो होगा माइनस का, और यहाँ से लिख दिया dx। अब अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग देखेंगे 7 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में लिखेंगे 16 माइनस x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ से लिख दिया dx। अब हम क्या, मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में हम लोग लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर और लिख देंगे माइनस का x+3 का होल स्क्वायर, यहाँ से लिख देंगे dx। अब इसको अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ से हमारे पास दे रखा है 1/रूट में हमारे पास दे रखा हो a²
माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स दे रखा हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस का c। जहाँ भी देखो इंटीग्रेशन का साइन जहाँ भी हट जाता है तो उसके प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। अभी आप इसको जानने के पीछे मत पड़ो, आपको ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी तरीके से इसको बता दिया जाएगा। आपके लेवल पर बस इतना जानो कि इंटीग्रेशन का जब साइन हटता है तो हम एक कॉन्स्टेंट c लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो इसी फॉर्म में तो दिख रहा है। अगर आप इसको a बना लो और x+3 को x बना लो तो ये बनेगा a का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो बन रहा है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहां से लिखा i इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं साइन इनवर्स, लिखेंगे साइन इनवर्स x। x का काम कौन कर रहा है सर, x का काम x+3 कर रहा है, तो यहाँ से लिखा x+3 और अपॉन में a का काम कौन कर रहा है 4, तो लिखा 4 और प्लस का c एक कांस्टेंट लग जाएगा। देखो कितना छोटा सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखे होगे तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर ले जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्हें क्वेश्चन की अप्रोच पता होती है, कैसे सॉल्व होगा, मेथड सारे पता होते हैं, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वही नहीं याद होता, तो आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे कर पाओगे। तो फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन की आप लर्निंग करते हो, उतना ही आप फॉर्मूले की भी लर्निंग करके जरूर जाना। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करने को बोला गया, इंटीग्रेशन x-1 अपॉन रूट में दे रखा है x² - 1 dx का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया है। तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा होगा सबसे पहले इंटीग्रेशन का सवाल है तो उसको i के इक्वल लेकर के तभी सॉल्व करना। i इक्वल टू x-1 और अपॉन में क्या दे रखा है, रूट में x² माइनस का 1, ये हमारे पास दे रखा है। और dx इसलिए लगा है, dx ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। अगर dt लिखा होता तो उसका कहने का मतलब ये कि आप इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, लेकिन dx लिखा है तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना, तो बिल्कुल लिखेंगे x अपॉन रूट में लिख सकते हैं x² माइनस का 1 और लिख दिया dx। देखो इतने पार्ट को अलग कर दिया, dx सबके साथ लगे। अब देखो बीच में क्या है, x - 1 के बीच में क्या है, माइनस लगा है ना, x और 1 के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो x वाले को एक साथ ब्रेक किया, बीच में माइनस लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा करके 1 अपॉन रूट में हम लोग कर देंगे x² माइनस का 1 और यहाँ पर भी dx लगा देंगे। मैंने क्या किया, अलग अलग दोनों को ब्रेक कर दिया। इससे होगा क्या, अब इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है कि x² माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब आप रूट को छोड़ करके जो रूट के अंदर जो दे रखा है x² माइनस 1, x² माइनस 1 को हम लोग क्या करेंगे, माना x² 1 इक्वल टू t। अब जिस फंक्शन को आप t मानते हो ना डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आप उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x dx आ जाएगा, और 1 का होगा नहीं क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से t का करने पर dt आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग x dx की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 को उधर भेज देंगे, dt अपॉन 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये dx अपॉन x dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले आप देखो यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन रूट में x² माइनस 1 को हमने क्या माना, x² माइनस 1 को हमने t माना, तो रूट में t कर दिया। अब x dx को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, x dx की वैल्यू आ गई dt/2, तो लिख दिया dt/2। तो इतना फंक्शन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको देखो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर आप इसको नहीं मालूम कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ, फार्मूला होता है x प्लस रूट में x² और माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं प्लस का c। लेकिन अभी प्लस का c नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। जब सारे इंटीग्रेशन के साइन हट जाते हैं तभी हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे देखो 1/2, यहाँ से क्या होगा,
बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का ना तो इंटीग्रेशन होता है ना तो डिफरेंशिएशन होता है। कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करने को बोला जा रहा है, तो इसको आप बाहर कर लीजिए। पहले तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 1/√t और बचेगा dt माइनस, ये तो हो चुका है, ये डायरेक्ट हो चुका है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। log में x, और ये देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक। x² माइनस का 1 ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करना है, ये ऑटोमेटिक हो गया, इसको एज इट इज़ लिखते आना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो लिखा 1/2। अब हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो टी पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। टी अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा पावर में, रूट हटाएंगे, टी क्या है, रूट में, जब रूट हटाओगे तो पावर में 1/2 लिखा 1/2 हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो क्या लिखोगे, तब लिखोगे टी की पावर माइनस का 1/2 और लिख देंगे dt। आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद लिखा माइनस लॉग, यहाँ से लिख देंगे x प्लस रूट में x² माइनस 1, ये लिख दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन करते टाइम पावर में एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो पावर बनती है उसको उसके बटे में कर देते हैं। कैसे सर, i = 1/2। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो t की पावर -1/2 है, -1/2 में आप एक ऐड करो, एक जोड़ो, मतलब जितनी भी पावर होती है उसमें एक जोड़ना होता है, और जोड़ने के बाद जो पावर बनती है उसको बटे में करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, -1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो लिखोगे -1 और प्लस का 2/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा कब, जब -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तब आएगा 1/2। अब जोड़ने के बाद जो पावर बनी है इसको इसके बटे में भी कर देंगे, ठीक। लिखा माइनस का लॉग, ये एज इट इज रहेगा बेटा, मैंने कह दिया ये आपका हो चुका है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको देखो करने के लिए क्या करेंगे, आप देखोगे यहाँ 2 से 2 ये वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो i = क्या आ जाएगा, t की पावर क्या है, t की पावर 1/2 है, t की पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में t लिख सकते हैं। लिखा माइनस का लॉग और लिख दिया मॉड ऑफ x, रूट में लिख देंगे x² और माइनस का 1, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक काम सिर्फ करना है, t की वैल्यू यहाँ पर ले आकर के पुट कर दो, आपका वही फाइनल आंसर होगा। t की वैल्यू कहाँ मिलेगी, जो हम लोगों ने माना था x² माइनस 1 को t माना था ना, तो t के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 1 रख देंगे, तो रूट में आ जाएगा x² माइनस 1, ये हो गया, और माइनस का लॉग, और यहाँ से लिख देंगे x और अपॉन में x² माइनस 1। और देखो जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटा ना, यहाँ पर देखो यहाँ तक तो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ था, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग प्लस का एक कांस्टेंट c लगाते हुए चले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देख सकते हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप तरीका सीख जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, आप इसको आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का ही ये क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इस लेक्चर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे हुए क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया है ना। तो क्या करेंगे, देखो अगर आप सोच रहे हो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्या करना होगा, पहला काम तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसको i के बराबर लेकर के चलते हैं। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax और प्लस b लिख दिया, और यहाँ से लिख दिया cos ax प्लस b, ये लिख दिया, और यहाँ से लिख दिया dx क्या इंटीग्रेट कर रहा है सर, कि आपको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो। यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है ना, इसमें आप एक बार 2 से गुणा कर दो, एक बार 2 से भाग कर दो। तो यहाँ से लिखेंगे 2 से गुणा, पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ जिससे कि अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 2 से गुणा हुआ 2 से भाग करने पर, देखो 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर क्या आएगा, i = यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करने पर लिखेंगे साइन ax प्लस b और cos ax
प्लस बी लिख दिया, ये तो 2 से गुणा हो गया और अपॉन में भाग, यानी कि 2 से भाग कर दिया और यहाँ से लिख दिया dx। ठीक, तो देखो 2 से गुणा कर दिया, गुणा वाला ऊपर लिखा गया और भाग करेंगे तो ये इसके बटे में लिखाएगा। ठीक, अब आप क्या करो, अगर आप देखोगे आप इसको ax प्लस बी को जो दोनों तरफ दे रखा है ax प्लस बी, अगर आप इसको x बना लो, इसको आप x मान लो तो ये बनेगा sin x और ये बन जाएगा cos x। तो 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला होता है? sin 2x का ही तो फॉर्मूला होता है। आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूँ, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x, यही तो होता है। ये हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको x बना लो और इसको x बना लो, यानी कि ax प्लस बी को अगर आप x मान लो तो ये बनेगा sin x cos x और 2 लगा हुआ है तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं sin 2x का, ये पूरा sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो लिखा sin 2 और x का काम कौन कर रहा है? पूरा यही तो कर रहा है ax प्लस बी, तो लिखा ax और प्लस का b लिख देंगे और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है? 2 चल रहा है और यहाँ से लिख देंगे dx। इतना हम लोगों ने क्या कर दिया? साइन वाले फॉर्मूले से कर दिया। अब आपको करना क्या है, ये जो आपके पास 2 इंटू ए एक्स प्लस बी दे रखा है, आप इसको क्या करो, 2 इंटू ए एक्स प्लस बी जो दे रखा है आप इसको मान लो t के बराबर। अब इंटीग्रेशन में हम जिस फंक्शन को t मानते हैं अब उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो पहले तो क्या करेंगे सर, आप लिखेंगे 2, देखो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा ना, तो a आपका कांस्टेंट है, a रहेगा और यहाँ से लिख देंगे dx। और d का मतलब b का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? b में कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो वो अकेला b है, तो अकेला b है तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो इक्वल टू t का करने पर dt हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से लिखा अगर हम लोग dx की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से लिख देंगे dt और अपॉन में 2a को हम लोग इधर लेकर आएंगे तो ये इसके डिवाइड में, तो ये dx की वैल्यू आ गई। तो लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन के बाद लिखा है 2ax प्लस बी, तो 2ax प्लस बी को हमने t माना तो ये sin t हो गया। और यहाँ पर देखोगे अपॉन में 2 दे रखा है तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब dx की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? dx की वैल्यू हम लोगों ने की निकाली, तो dx की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग dt और अपॉन में 2a लिख सकते हैं। ठीक, 2a लिख दिया। अब अगर आप यहाँ से देखोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा और a 4a क्या हो गया? 4 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो 4a हो गया, 4a क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते हैं? इंटीग्रेशन नहीं करते तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से आएगा 1/4a इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ sin t और यहाँ से बचेगा dt। इतना कर दिया। देखो ये 1/2 और ये 1/2a क्या हो जाएगा? 1/4a ही तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे i इक्वल टू 1/4a, ये लिख दिया। sin t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos t हो जाएगा और प्लस का c लिख दिया। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखा i इक्वल टू 1/4a, लिखा cos। अब t के प्लेस पे आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है ये वाली 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से लिखा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा है तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट सी लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। स्टूडेंट यहाँ पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस टी हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर भी लगा दीजिए और यहाँ पर भी लगा दीजिए, बस इतना सा चेंज करना है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो माइनस का कॉस एक्स ही आता है। सो आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन करा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी चैप्टर पर बात करेंगे और एक 1 शॉट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको 1.5-2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के चैप्टर के ही क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।